हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी क्लासेस में। आज हम लाए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट सेकंड, जो भी आने वाले आरपीएफ, यूपीएसआई और री एग्ज़ाम कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हम कुछ दिवस जो हो चुके हैं अभी वर्तमान में उनको डिस्कस करते हैं। पहला है 21 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है 21 मई को मनाया जाता है। अगला दिवस है 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। मोस्ट है ये, बहुत पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? जो एंजाइम है उसकी गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? तो क्या ये पीएच पैमाने से होती है, या प्रकाश से, आर्द्रता से, या बारिश से? तो ये होती है हमारी पीएच पैमाने से जो एंजाइम की गतिविधि परिवर्तन नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे पचाते हैं? प्रोटीन जो है का पाचन किसके द्वारा होता है? तो क्या प्रोटीएस के द्वारा होता है, एमाइलेज के द्वारा होता है, लाइपेज या न्यूक्लियस के द्वारा होता है? तो इसका जो होता है वो काहे के होता है? एमाइलेज के द्वारा इसका पाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? ये किसे माना जाता है? अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का कि भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता किसको माना जाता है? भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता किसको माना जाता है? डीके सिंह को, सत्यनाथ को, होमी जी के भाभा को, या लालजी सिंह को? तो भारत में डीएनए के फिंगरप्रिंट के पिता जो माने जाते हैं वो लालजी सिंह जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का कि फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेरियम का, बेरियम क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर नाइट्रेट का, या सिल्वर क्लोराइड का? तो इसमें किया जाता है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर का, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी रसायन में। अगला है 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त दे सकता है? ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति है जो ओ वाले रक्त समूह को रक्त प्रोवाइड कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर अपने आप से बताना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। ये इसका आंसर आपको बताना है। ज़्यादातर ये है कि सिर्फ ओ वाला समूह वाला रक्त समूह वाला ही व्यक्ति ओ वाले रक्त समूह को ही रक्त प्रोवाइड कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में परिवर्तित हुआ? रोलेक्ट एक्ट जो है किस वायसराय के काल में परिवर्तित हुआ? ये क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, तो ये किसके काल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के, लॉर्ड रीडिंग के, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के, या लॉर्ड मिंटो के? तो ये रोलेक्ट एक्ट जो परिवर्तित हुआ था वो हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। किसके दोस्तों? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, या लॉर्ड बेलाजरी द्वारा? तो फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किसे द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से
जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत पूछा जाता है। तो ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। किसको? दादा भाई नौरोजी जी को। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? क्या राजगृह में किया गया था, वैशाली में किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया, काशी में किया? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। कहाँ पे दोस्तों? पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो क्या सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, सेन गुप्ता थी, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बना चुना गया था। और दूसरे में नंबर पे अगर पूछा जाए तो भारत की मूल भारतीय कौन सी महिला थी जो प्रथम बार महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का कि भारतीय संसद में शून्यकाल, बहुत इम्पोर्टेंट है कि शून्यकाल कब से कब तक चलता है? तो ये मैं आपको स्पीड से कराता हूँ कि ये कब से कब तक चलता है। तो दोपहर 12 बजे से यह काल स्टार्ट होता है संसद में। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा भाग है संविधान में जो नागरिकता से संबंधित है? तो भाग वो भाग है 2। कौन सा है? भाग 2। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का कि भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती किसके द्वारा? भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, राज्य सरकार के द्वारा, या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा? अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भारत में जो है राजनीतिक दलों से अगर कोई संबंधित है तो उसका संबंध किससे हो जाएगा? उसका संबंध हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा। यही ऐसी संस्था है जो भारत में राजनीतिक दलों को मानता और चुनाव करवाने की पूरी जिम्मेदारी जो है भारत का निर्वाचन आयोग के कंधों पर होती है। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? कुछ समय के लिए जब नई सरकार गठित होती है तो अध्यक्ष नहीं होता है, तो कुछ टाइम के लिए हम जो है लोकसभा में प्रोटाइम स्पीकर को चुना जाता है। जो कि पता है हमको कि वर्तमान हमारे जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के वो हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और इसके पहले अभी प्रोटाइम स्पीकर चुने गए थे, तो वो चुने गए थे किसको? वो चुने गए थे वीरेंद्र सिंह जी को कुछ टाइम के लिए प्रोटाइम अध्यक्ष चुना गया था। और ये किस में चुना जाता है? तो ये लोकसभा में चुना जाता है। ये किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये जाकि सब कोई जानता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारी क्या बनती है? संसद बनती है। तो इसका चुनाव कौन करता है प्रोटाइम अध्यक्ष का? तो इसका चुनाव करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्तों? हमारे देश के राष्ट्रपति प्रोटाइम स्पीकर का नियुक्त करते हैं। और जो अध्यक्ष चुने जाते हैं जो हमेशा के लिए जो अध्यक्ष चुने जाते हैं लोकसभा के, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति या चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, राष्ट्रीय मानव आयोग की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन कौन करता है? अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन कौन करता है? तो उसके कार्य का निर्वहन कौन करेगा? उसके कार्य का निर्वहन करेगा जिसे जो है राष्ट्रपति द्वारा, जिस सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था?
तो राष्ट्रीय मानव आयोग का गठन हुआ था 1993 में। कब हुआ था दोस्तों? 1993 में जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था। और इसके सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके सदस्य की नियुक्ति भी जो है हमारे देश के राष्ट्रपति ही इसकी सदस्य की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का कि तीस्ता नदी जल परियोजना किन दो देश के बीच विवाद है? एक तीस्ता नदी जल विवाद है जो किन दो देशों के मध्य है? क्या भारत श्रीलंका के मध्य है, भारत बांग्लादेश के मध्य है, ये भारत पाकिस्तान के मध्य है? तो यह इनमें से कोई नहीं। तो तीस्ता हम सबको ही जानते होंगे कि तीस्ता नदी किस ओर और कहाँ पर बहती है। तो तीस्ता नदी जो जल विवाद है वो किस किस के मध्य है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य इसका विवाद चलता है। किसके मध्य चलता है? भारत और बांग्लादेश के मध्य जो तीस्ता नदी जल परियोजना के दो बीचों में क्या है? विवाद है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की जो राजधानी वो है ढाका है। क्या है? ढाका। जो हमारे आने वाले एग्जाम है उसमें आपसे एक राजधानी और देश की मुद्रा अवश्य पूछी जाएगी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टका। क्या है दोस्तों? यहाँ की मुद्रा है टका। अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपसे आने वाले एग्जामों में एक मुख्यालय अवश्य पूछा जाएगा कि रेड क्रॉस का मुख्यालय जो कहाँ पर है। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय क्या लंदन में है, पेरिस में है, जिनेवा में है या हैग में है? तो जो रेड क्रॉस का मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो वो जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1763 में इसकी स्थापना की गई थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। एक और होता है यूनेस्को। कौन सा होता है? यूनेस्को। यूनेस्को जो है वो बच्चों से लिए काम करता है। इसका जो मुख्यालय वो पेरिस फ्रांस में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो 1948 में जिसकी स्थापना हुई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो द हैग नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? द हैग नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? मतलब किसके द्वारा जो है हम अपनी राष्ट्रीय आय की पद्धति को आकलन नहीं कर सकते। इनमें से 3 ऐसी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, और एक ऐसी आकलन पद्धति है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सी पद्धति ऐसी है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं किया जाता। क्या वो ब्याज पद्धति है, क्रय पद्धति है, मृतका प्रणाली है या आय पद्धति है? तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा इसका क्वेश्चन हो जाएगा। तो मृतका प्रणाली, जो मृतका प्रणाली है वो राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं करती है। बाकी कौन कौन करती हैं? तो ब्याज पद्धति के द्वारा ही राष्ट्रीय आकलन किया जा सकता है, क्रय पद्धति द्वारा किया जा सकता है, और आय पद्धति द्वारा भी राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मैं आशा करता हूँ आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमेशा करंट में चलता रहा है वर्तमान में, कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो किससे संबंधित है। तो इसका आंसर आपको इसमें से छांट कर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि इसकी जो शुरुआत है वो 2016, कब? 2016 में। और कहाँ से की गई थी? उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी 2016 में। अब आपको बताना है कि कौन से ऐसे जो किससे संबंधित है ये। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है। जो ग्रीन बैंकिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रीन बैंकिंग है जो है इसका अर्थ क्या है। तो आपको बताना है कि ग्रीन बैंकिंग का जो अर्थ है, क्या वो कृषि वित्त पोषण करने वाले बैंक से संबंधित है, सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक से संबंधित है, कि किसानों का वित्त पोषण करने वाले बैंक से संबंधित है, कि पर्यावरण संरक्षण परियोजना का वित्त पोषण करने से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन सा इसका आंसर जो सही हो जाएगा। तो ग्रीन बैंक का अर्थ होता है पर्यावरण
पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का विस्तृत पोषण करने से संबंधित है। इससे दोस्तों ग्रीन बैंक से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण से संबंधित है। तो ये थे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल और लाभकारी होंगे। आपको अगर ये वीडियोस इसमें दिए गए क्वेश्चन कहीं भी इम्पैक्ट डालते हैं या लाभकारी लगते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे हमारे एक मोटिवेशन बने और मैं आपको इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आने वाले एग्जामों के लिए आपके बहुत ही यूजफुल होंगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।